मिरर से रिफ्लेक्शन तो आपने देखा होगा। क्या कभी आपने पानी से भी रिफ्लेक्शन देखा है? आइए देखते हैं। हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें थोड़ा सा साबुन मिला हुआ है और मेरे पास एक लेजर है। अब इस लेजर को हम इसमें शाइन करेंगे और देखेंगे रिफ्लेक्शन। देखिए, इस लेजर को मैं जब पानी के ऊपर डालता हूं तो ये थोड़ी बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूं और लाइट को वाटर और एयर की बाउंड्री पर फॉल करवाता हूं तो आप देख सकते हो कि ये लाइट पूरी तरह से उसी मीडियम में बेंड हो जाती है, यानी वाटर में ही बेंड हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट दूसरे मीडियम में बिल्कुल नहीं जाती और पूरी की पूरी लाइट वाटर और एयर के सरफेस से बेंड हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल रिफ्रैक्शन। कैसे, आइए देखते हैं। तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये हमारा डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है ये, और ये इंटरफेस है, तो अगर लाइट इन बाउंड्री के ऊपर फॉल करती है तो आप देखोगे कि लाइट क्या हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल से अवे डाइवर्ट होती है, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो सेम फिनोमिना आप यहां भी समझ सकते हो। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। इसके ऊपर आपका n2 रेयर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू n1, एंड n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium to n2. So now suppose we have a source of light here in the denser medium, तो लाइट ये इंटरफेस के ऊपर जाकर के फॉल करेगी किसी भी एंगल पर। मान लो सपोज करो वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो क्या होगी, ये एक्चुअली नॉर्मल से अवे बेंड होगी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं और इंक्रीज करता चला जाऊं तो क्या होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर इंक्रीज करते चले जाएं तो क्या होगा कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी 90 डिग्री टू द नॉर्मल। कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल से 90 डिग्री। और इस पार्टिकुलर एंगल, इस पार्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी वो एंगल जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे यानी हमारी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल से, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो नाउ इन द सेम वे प्रोग्रेसिवली अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज करें तो अब लाइट कहां जाएगी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो चुकी है, इससे ज्यादा क्या होगी, अब इसके बाद क्या होगी, अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो ये लाइट रे इसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कोई भी लाइट दूसरे मीडियम में बाहर की तरफ नहीं जाएगी। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली इनटू डेंसर मीडियम विदाउट traveling into rarer medium or other medium. So I hope you understand this. So टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास दो जरूरी कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, उसके लिए कंडीशन दो है हमारे पास। सो पहली कंडीशन क्या है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो पहली चीज क्या है कि जो हमारा लाइट का सोर्स है या जो हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है दैट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, और यानी इंसिडेंट लाइट, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो रेयर मीडियम में होना चाहिए। दूसरी चीज शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी अगर हमारे पास ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, अगर ये हमारी इंसिडेंट लाइट है तो ये इंसिडेंट लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी इसी डेंसर मीडियम में। 1 इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। सो ये बहुत जरूरी है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल
एंगल. सो नाउ एज आई टोल्ड यू व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या है? वो पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. So now let's see what is the relation between the critical angle and the refractive index. तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है. दिस इज द मीडियम n1, दिस इज द मीडियम n2, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था. तो क्रिटिकल एंगल पर ये लाइट क्या होगी? 90 डिग्री रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी इट विल ग्रेज अलोंग द बाउंड्री ऑफ द मीडियम. ठीक है यार, वो चला गया, मिट गया, तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर से ये कट कर दीजिएगा ना, कोई इशू नहीं. लेट मी राइट इट हियर. सो नाउ हम देखेंगे क्या रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच. तो सपोज करिए हमारे पास सिचुएशन वही है जो पहले थी. n1 और n2 दो मीडियम है. n1 डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, सच दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज ग्रेटर देन n2. और ये हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में. तो मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर एंगल जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, उसके ऊपर क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. सो अब यू नो बाय द स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाय साइन r. दिस इज द स्नेल्स लॉ. सो n1 इज व्हाट? n1 वो मीडियम है जहां पर इंसिडेंट रे है और n2 क्या है? जहां पर हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है नॉर्मली. सो नाउ here we have angle I is equal to C. हम जानते हैं कि जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है. और इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी 90 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर कि एंगल R किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है. तो अगर इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन I की जगह पर C लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, सो पुट इट हियर ओवर 90 डिग्री. आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1. ओके, सो नाउ ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन C. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये जल्दी से क्विकली एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन ये है हमारे पास. क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33. सो फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. सो दिस इज व्हाट, आपको पता है लाइट कहां से जाएगी? ग्लास से वाटर में जाएगी. अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी क्रिटिकल एंगल कब फॉलो होगा? जब लाइट हमारी कहां से जानी चाहिए? ग्लास से वाटर में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लिखेंगे μ1. क्यों? क्योंकि आपको पता है जहां पर इंसिडेंट रे होती है उसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. सो μ1 या n1 भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो n1 इज इक्वल टू 1.5. और क्या दिया हुआ है? लाइट कहां से ट्रेवल कर रही है? वाटर में. n2 इज इक्वल टू 1.33. आपको क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल फॉर
ग्लास टू वाटर इंटरफेस, इसका मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास से वाटर में. सो यू नो दैट N2 by N1 is equal to sin C. This is the relation between the refractive index and critical angle. So you have 1.33 divided by 1.5 is equal to sin C. तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारी, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8867. सो यू विल गेट sin C इज इक्वल टू 0.8867 और C की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स 0.8867 और 0.8867 होती है साइन में, वैल्यू होती है इसकी साइन 62.5 डिग्री की वैल्यू होती है. सो यू विल गेट हियर साइन इनवर्स साइन 62.5 डिग्री एंड यू विल गेट फाइनली C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 62.5 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, ये हमारा ग्लास है और ये क्या है, वाटर है. ग्लास से वाटर पर अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो जो एंगल आपको रखना है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 62 डिग्री, क्योंकि 62 डिग्री पर तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और वीडियोस के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करें. अगले टॉपिक आप कमेंट में करें, वही टॉपिक आपको दिखाई देगा. थैंक यू वेरी मच.